अच्छा, आपके पास जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसमें, वो खैर इतने ज़्यादा तो नहीं आते डिटेल में। इसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन होंगे कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सोचना पड़े उसमें, या बहुत डेप्थ में जो है वो उसको याद रखना पड़े चीज़ों को। अब स्टार्टिंग में जैसे अगर आपके पास जो फर्स्ट प्रैक्टिकल था, सिंपल पेंडुलम। अच्छा, अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम में ये है कि कुछ चीज़ें आपके पास होती इस तरह से कि बेसिक चीज़ें अगर आप इसमें स्टार्ट करो पेंडुलम से रिलेटेड, तो पेंडुलम में सबसे पहले अगर हम इसका कॉन्सेप्ट देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। ये इसकी मूवमेंट आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको ये चीज़ पता होगी कि जब आप इसका फॉर्मूला लिखते हो तो उसके फॉर्मूला में आप क्या लिखते हो? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और अगर लेट सपोज माइनस साइन की बात की जाए तो माइनस साइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? माइनस साइन इसकी रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को। मतलब पेंडुलम आपके पास जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक्स जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जो एम्पलीट्यूड होता है नॉर्मल। और उसके बाद अगर आप बाकी चीजें इस पेंडुलम में देखो तो पेंडुलम डिपेंड किस पे करता है? पेंडुलम के लिए उसका फॉर्मूला आपको बेसिक याद हो। फॉर्मूला उसका था टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। और इसमें जो है वो आप जो सेकंड प्रैक्टिकल करते हो जिसमें आपने ये प्रूव करना होता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, मास से वो इंडिपेंडेंट होता है और ये चीज़ तो हमें पता है बेसिकली, और ये आपके इसमें ऑब्जेक्टिव में भी लिखी होती है प्रैक्टिकल के। लेकिन अगर वो आपके रीजन में आ जाए कि वो क्यों आपके पास इंडिपेंडेंट होता है तो आप उसमें फॉर्मूला का रेफरेंस दोगे। कि फॉर्मूला के रेफरेंस से अगर आप देखो तो फॉर्मूला में आपके पास कहीं भी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। और अगर हम इसमें सारे कांस्टेंट फैक्टर्स हटा दें, लेट सपोज इसमें अगर हम 2 पाई की बात करें तो ये कांस्टेंट फैक्टर है, इसके साथ जो है वो ये जी की वैल्यू जो है ये भी कांस्टेंट फैक्टर है। तो ये आपके पास सारे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। तो अगर आप कांस्टेंट फैक्टर्स को हटा दो और अंडर रूट को भी हम यहाँ से हटा देते क्योंकि उसकी वैल्यू भी फिक्स है, वो भी एक कांस्टेंट उसमें आएगा। तो आपके पास जो फाइनल क्वांटिटी बचेगी वो होगी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी सी बात है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा पेंडुलम का। और उसके उसके आप ऑपोजिट चले जाओ तो अगर आप लेंथ को डिक्रीज करते हो तो क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो गई या पेंडुलम ज्यादा एम्पलीट्यूड कवर नहीं कर सकता, तो इस वजह से आपके पास वहां पर ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और फर्दर अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट देखो तो आपको ये पता है कि टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो ग्रेविटी के साथ भी लिंक है। तो अगर लेट सपोज ग्रेविटी के रेफरेंस से हम बात करें, लेट सपोज ग्रेविटी के रेफरेंस की बात ये कि अगर आपके पास जो पेंडुलम है, आप पेंडुलम को जो है वो मून पे कंसिडर अगर करते हो और उसको कंपेयर करते हो आप अर्थ के साथ, तो टाइम पीरियड कहाँ पर आपके पास स्ट्रांग होगा? अब देखो इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है
नहीं, थ्योरी से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, बस वो क्वेश्चन आंसर्स का आप कह रहे थे तो बस वो डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं, शॉर्ट शॉर्ट बस डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आपके पास अगर हम बात करें मून वर्सेस अर्थ की, तो मून वर्सेस अर्थ को अगर आप कंपेयर करते हो तो ग्रेविटी किसकी स्ट्रांग होगी और कहाँ पे टाइम पीरियड स्ट्रांग होगा, ये आपने अगर बताना हो तो वो क्वांटिटी कहाँ पर होगी। अच्छा देखो, पहले मून की आप ग्रेविटी की बात कर लो, तो मून की ग्रेविटी जो है वो लेस देन अर्थ होगी। लेस देन अर्थ। और जब वो लेस देन अर्थ है तो लेस देन अर्थ होने का मतलब ये है कि जब आप फॉर्मूला में ग्रेविटी की वैल्यू को लिखते हो तो वो आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। तो अगर हम टी को उसके साथ सिर्फ कंपेयर करके देखें तो ये इन्वर्सली हो जाता है। तो बेसिकली जब आप जी की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो तो टी की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीज होनी चाहिए, तो इसका मतलब है मून के लिए जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। आपने देखा होगा मून पे जिस तरह वो मूवमेंट दिखाते हैं, स्लो स्लो मूवमेंट, तो स्लो मूवमेंट का भी कॉन्सेप्ट ये है कि पेंडुलम को भी अगर आप ड्रॉप करोगे तो पेंडुलम ड्रॉप करने के बाद भी वो आपके पास बिल्कुल स्लो मूव करेगा। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया। उसके अलावा बाकी अगर हम इसमें कंसिडर करते हैं और, तो पेंडुलम में कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं कि जिसके बारे में आपसे पूछा जाए। और आपका कोई क्वेश्चन हो इस पेंडुलम वाले से रिलेटेड, चाहे प्रैक्टिकल में हो चाहे उसमें थ्योरी में हो, इस तरह एक एक करके सिंगल डिस्कस कर लेंगे और फिर बाकी जो है वो फाइनल फिर। तो यहाँ तक मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे देख लेते हैं। बाकी प्रिकॉशंस तो आप सबके याद कर ही रहे हो, तो उसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं, प्रिकॉशंस आप कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन है, पैरेलल सर्किट वाले में बैटरी सिर्फ 6 वोल्ट में लेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर ये है कि आपके पास जो बैटरी का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, प्रिकॉशंस भी डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो बैटरी वाला कॉन्सेप्ट है, देखो अगर आपके पास एक ही बैटरी है तो जरूरी नहीं कि रीडिंग 3 से 4 या 2 से 3 आए आपके पास एग्जाम में। वो एक सिंगल रीडिंग भी हो सकती है कि बस एक ही बार कैलकुलेट करना है आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पूरा सेटअप करने में भी आपको टाइम लगेगा, कम से कम भी अगर आप फास्ट भी करते हो तो आप 10 से 15 मिनट लोगे उसको कंप्लीट करने में। फिर अब वर्किंग आप लिखोगे उसको, फॉर्मूला वगैरह सब कंप्लीट करने में, तो 30 मिनट्स तो आपके मिनिमम लग जाएंगे अगर आप बिल्कुल उसको एवरेज पेस पे अगर परफॉर्म करते हो। तो उसका कोई इशू नहीं है, वोल्टेज अगर एक ही था आप उसी एक वोल्टेज पे कर लेना। वो होता है कि अगर आप काफी टाइम तक कनेक्शन रखोगे तो थोड़े टाइम बाद रेजिस्टेंस की वजह से वो सेल थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि हीट लॉस की वजह से उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, अगर नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है। तो वो डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर हम पावर सप्लाई यूज करते हैं तो पावर सप्लाई में ऑप्शन होता है वोल्टेज चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि उसमें 3, 5, 6 और इस तरह से वैल्यूज होती हैं, तो उसमें हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज सेल अगर होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चेंज हो रहा तो आप एक ही पे 2-3 बार परफॉर्म करके एवरेज निकाल लेते हो, उसका कोई इतना इशू नहीं है। इसके प्रिकॉशंस नहीं है, किसके प्रिकॉशंस नहीं है? पेंडुलम वाले के तो लिखिए ना, पेंडुलम वाले में आपने पढ़ा होगा कि उसकी लेंथ जो है वो आपके पास अराउंड 90 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो या 100 सेंटीमीटर और से ग्रेटर हो, और एयर रेजिस्टेंस आपके पास ना हो वहां पर। किसके प्रिकॉशन नहीं है वो बता दो। अच्छा नेक्स्ट आपके पास इसमें जो प्रैक्टिकल था, एक मिनट में नाम बता देता हूँ फिर आप बता देना जो नहीं है। ग्लास स्लैब में कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, ग्लास स्लैब में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा था वो, और उसकी थ्योरी भी डिस्कस कर चुके हैं।
रीडिंग कितनी लिखनी होगी? अच्छा, रीडिंग कितनी लिखनी होगी ये आपको जो है वो जर्नल्स में जितनी रीडिंग्स आपके पास मेंशन थी, और उतने ही आपने जो है वो रीडिंग्स आपके पास मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में भी उतनी आएंगी। जिस तरह ग्लास स्लैब वाला है तो उसमें 3 रीडिंग्स आपके पास जर्नल में थी। तो उसमें ये है क्योंकि आपने पूरा ड्रॉ करना होता है, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि एक ही रीडिंग आएगी, ठीक है। क्योंकि उसमें आप जाहिर सी बात है पेपर पे ड्रॉ करोगे उसको, फिर उसकी रे डायग्राम कंप्लीट करोगे, उसका एंगल मेजर करोगे। तो जब एक बार आपने परफॉर्म कर लिया तो दोबारा भी आप वही करोगे। तो ये चीज़ आपके पास डिपेंड करेगी, नॉर्मली एक ही वैल्यू होगी। और कोई कुछ पूछ रहा है? सर प्रिकॉशंस जो है वो कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम आपके पास 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। मार्क्स इतने होते हैं, बस 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। सर तो अगर हम सिंपल वाले लिखें, लाइक जो मेन मेन है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना? प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर है। जर्नल नहीं लिखना, जिस तरह केमिस्ट्री में होता है ना कि बस गॉगल्स का लिख दिया, लैब कोट वाला इस तरह जर्नल लिख दिया। हाँ, तो इस तरह राइट। के नहीं लिखना, क्योंकि ये वाले फिर जो है वो कंसिडर नहीं होंगे। क्योंकि ओके। ये आपके पास फिजिक्स लैब में आपको पता है कि ना आपको गॉगल्स और इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम्म। तो इसलिए वहां पर आप जर्नल वाले नहीं लिख सकते। अगर सिंपल हार्मोनिक के नहीं लिखे हुए आपके पास जर्नल में प्रिकॉशंस, तो उसके प्रिकॉशंस में आप सिंपल ये लिख सकते हो। ओके सर। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक के नहीं है लिखे हुए प्रिकॉशंस? नहीं सर, है लिखे हुए। सर आई गेस ये लोग को पता है कि हमारा एमपी वाला था, उसमें नहीं लिखे, वो हमारे पास जर्नल में नहीं था ना, तो तो बेसिकली लेंथ और ग्रेविटी दोनों के वही होंगे ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें इस वजह एक से। प्रिकॉशंस में अगर आप देखो, ग्लास स्लैब को यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, प्रिकॉशंस की बात अगर हम करें सिंपल हार्मोनिक के, मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस आपके मैंने देख लिए। अच्छा, इसमें आपके पास जो प्रिकॉशंस की बात है, तो एक आपके पास प्रिकॉशन सिंपल हो जाएगा। लेंथ आपके पास जितना मैक्सिमम हो उतना मैक्सिमम कंसिडर करो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सर आप ये किसके प्रिकॉशंस बता रहे हैं? ये पेंडुलम के स्टार्टिंग के 2 प्रैक्टिकल्स हैं, दोनों में आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, अभी एक चैट में मैसेज भी आया है मनाल का, वो कह रही है हाफ डिफ्लेक्शन के नहीं है हमारे पास प्रिकॉशंस। मैं बस वो एक एक करके सीक्वेंस से चलते हैं, फिर चल जहाँ ठीक है। मिसिंग है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम्म। लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो आप जितना लार्ज रख सकते हो उतना लार्ज रखो। हेलो। जी जी। सर कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, बस प्रिकॉशंस का ही पूछ रहा था मैं। जो सही सीक्वेंस है, से मैंने वो हमारे पास प्रैक्टिकल्स हैं। हेडफोन्स उतारे हुए थे उस टाइम। सॉरी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास लेंथ मैक्सिमम आप जितना रख सकते हो नॉर्मली जो है वो 90 से 100 सेंटीमीटर, जो मतलब आपके पास मीटर रूल होता है, 80 से ग्रेटर ही होती है आपके पास। तो वो आपने परफॉर्म दोबारा किया होगा तो उसमें भी लेंथ आपने लिखी होगी, तो वो अराउंड 100 के करीब ही बनती है। और दूसरा फिर ये कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना, वो जो आप मार्किंग करते हो चौक से, जितना आप उससे दूर लेकर जाते हो मीन पोजीशन से, तो एम्पलीट्यूड जो है वो उसे आपने शॉर्ट रखना होता है, उसे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रखना। क्योंकि जितना लेंदी रखोगे ना तो वो उतना आपके पास स्पीड से ऑसिलेट करेगा, फिर उसको उतनी एयर रेजिस्टेंस मिलेगी। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हम वहाँ पे निगलेजिबल तो कर नहीं सकते। भले आप फैन बंद कर दो, एसी बंद कर दो, रूम में विंडोज वगैरह सब बंद हो, लेकिन एयर मॉलिक्यूल्स तो है। तो इसलिए आपका जो एम्पलीट्यूड है वो शॉर्ट होना चाहिए। बहुत ज्यादा दूर से उसको ऑसिलेट नहीं करवाना, फिर उसमें ये होता है कि वो टेबल से जो हिट होने के चांस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। क्योंकि थोड़ा सा आपने उसे टिल्टेड थ्रो किया या वहां पे ड्रॉप किया, तो वो इंक्लाइंड होता हुआ जाके टेबल से कोलाइड कर जाता है, फिर आप दोबारा परफॉर्म करने लगते हो। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का उसे आपने शॉर्ट रखना है। और बाकी आपके पास इसमें जो
फर्दर प्रिकॉशंस आप लिख सकते हो, वैसे इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, तीन तीन भी याद कर लोगे तो इनफ है। पेंडुलम आपके पास वर्टिकल जो है वो प्लेन में वाइब्रेट होना चाहिए। ऐसा ना हो आप उसको एक्स वाई के बीच में जो है वो वाइब्रेट कर रहे हो, मतलब वही डिफरेंट प्लेन में ना हो, एक ही लाइन में स्ट्रेट ऑसिलेट कर रहा हो। जिस तरह आप जहाँ से उसे खड़े होकर ड्रॉप करते हो तो आप अपनी लाइन में उसको ड्रॉप करते हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट ऑसिलेट करे। तो पेंडुलम शुड ऑसिलेट, वरना होगा ये कि थ्रेड ऊपर जहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ होता है उसकी वजह से आपके पास एयर रेजिस्टेंस मैक्सिमम जितना हो सके आप मतलब फैंस वगैरह और उसको रिड्यूस करो, उसको अवॉइड करो, क्योंकि नेचुरल तो होगी, अदरवाइज जो आर्टिफिशियल है आप उसको जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड कर लो। और जो आपका थ्रेड है, थ्रेड आपके पास स्ट्रॉन्ग रिजिड होना चाहिए, इलास्टिक नहीं होना चाहिए, वरना उसमें आपको पता है फिर अप एंड डाउन वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। मतलब अगर आप थ्रेड के साथ रबर बैंड लगा दो और फिर पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करो तो फिर रीडिंग्स बिल्कुल डिफरेंट आएगी, क्योंकि फिर उसमें इलास्टिसिटी भी आ जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, बहुत हैवी भी थ्रेड यूज नहीं करना, वरना मास पे इफेक्ट उसके जो है वो, थ्रेड जब आप उसका डायमीटर वगैरह फाइंड आउट करते हो और जब मास के उसमें कंपैरिजन में लाते हो तो फिर उसमें आपके पास प्रॉब्लम होगी। और बाकी एयर रेजिस्टेंस का भी है कि अवॉइड कर लो आप जितना मैक्सिमम हो सके एक्सटर्नल एयर रेजिस्टेंस, अवॉइड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि जो प्रिज्म और ये ग्लास स्लैब वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, किसी को भी है कोई कंफ्यूजन तो वो पूछ ले, कोई इशू नहीं है, वरना फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले में ज़्यादा कंफ्यूजन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था, हाउ टू फिक्स ऑर्डर टू लुक एट अ मेजर द फोकल लेंथ इन द कॉन्वेक्स लेंस वन। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि जब आप अपनी आई साइट, मतलब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो आपका आई लेवल जो है ना वो बिल्कुल उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट में होना चाहिए। मतलब आपका जो आई लेवल है वो बिल्कुल फ्रंट स्ट्रेट देख रहा हो। मतलब अगर आप कभी स्केल से रीडिंग नोट कर रहे हो, ठीक है, लेट सपोज अगर आपके पास एक स्केल मेंशन है। जी जैद, कुछ पूछ रहे हो आप? जी सर, मुझे पूछना था, जैसे हमारे पास एक प्रैक्टिकल है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय पैरेलक्स मेथड, ठीक है, नंबर 15 वाला हमारे पास है। सही है। अब इसमें हमारे पास जो आखिर में जिस तरीके से हमने हमें रिजल्ट निकालना है ना, वो हम्म, हमारे पास है एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। तो इससे पहले हमें उन्होंने पी की भी हमसे डिस्टेंस मांगा है और क्यू का भी मांगा है। इसी यानी ये पूरा ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन के टेबल में उन्होंने हमसे ऑब्जेक्ट नीडल के भी सेंटीमीटर मांगा हुआ है, लेंस के भी सेंटीमीटर मांगा हुआ है, इमेज नीडल का भी सेंटीमीटर मांगा हुआ है। हम्म। तो बाय चांस ऐसा हो सकता है कि हमें वहाँ पे सीधा रिजल्ट निकाल लेना, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ पे हमसे खाली जिस चीज से रिजल्ट निकालना है वो पूछे, यानी ऑब्जेक्ट नीडल लेंस इमेज नीडल ना पूछे, सिर्फ प्योर क्यू की वैल्यू लिखवाएं हमसे। नहीं, असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसमें ये होता है कि लेंस जो है ना वो हम जो यूज कर रहे होंगे उस वक्त, अब प्रैक्टिकल में ये होता है कि अब हर बार लेंस सेम नहीं होता। अब वो तो हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें पता है कि लेंस वही होगा, लेकिन लैब में भी लेंस जो है 10-12 होंगे, तो उसमें से कौन सा वाला आपके पास आता है, हर किसी में इमेज डिफरेंट आएगी। तो थोड़ा अच्छा, बहुत, टेबल जैसे पूरा पूरा ही आएगा? हाँ, वो टेबल एज इट इज आपको बना हुआ मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यूज उसमें टेबल में लिखी हुई ये फाइंड कैसे करते हैं, क्योंकि देखो टेबल बनाना कोई मसला नहीं है, उसको फिल करना, उसकी वैल्यूज जो है ऑब्जर्व करना वो इम्पोर्टेंट है। अब टेबल बना हुआ मिल भी जाए लेकिन अगर आपको कैलकुलेट ही नहीं करना होता तो बना हुआ टेबल भी किसी काम का नहीं है। तो वो चीज़ें बनी ठीक। ही आती हैं, उसमें वो इतना मसला नहीं है।
अब आपके पास जो, हाँ, छोटी छोटी चीजें होती है कि आप जब भी नंबर मेजर कर रहे हो स्केल से या किसी भी मीटर पे, तो आपका आई लेवल बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट मेंटेन होना चाहिए, वरना नॉर्मली होता है कि हम साइड से नोट कर रहे होते हैं रीडिंग, तो उसमें होता है कि बहुत डिफरेंस आ जाता है रीडिंग का, हालांकि वो रीडिंग होती नहीं है, लेकिन हम क्योंकि रैंडमली किसी भी पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हमारे पास फिर रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, ये हमने देखनी है। और उसके अलावा आपके पास हाफ डिफ्लेक्शन का पूछा था किसी ने, कि हाफ डिफ्लेक्शन के प्रिकॉशन भी नहीं लिखे हुए। अच्छा, हाफ डिफ्लेक्शन में आपके पास बहुत सारे प्रिकॉशंस बन सकते हैं इजीली, क्योंकि उसमें एक तो आप इलेक्ट्रिसिटी का परफॉर्म कर रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी में जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो उसमें आपने देखा होगा मोस्टली प्रिकॉशंस एक जैसे मिलेंगे। इसमें सबसे पहला आपके पास हाफ डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, अच्छा, जो आप इसमें कनेक्शन कर रहे होगे, कनेक्शन आपके पास बिल्कुल टाइटली फिक्स होने चाहिए, एक तो ये प्रिकॉशन आपको सब में मिलेगा। वरना अक्सर ऐसा होता है क्योंकि कनेक्शन थोड़ा सा लेंदी है वायरिंग का, अक्सर ऐसा होता है कि कहीं कनेक्शन लूज होता है और हम जो है वो रीडिंग के उसमें खड़े रहते हैं कि रीडिंग क्यों नहीं आ रही। पता चलता है कि बाद में कहीं से एक वायर ही अटैच नहीं थी, या वो लूज थी, या वो ब्रेक थी, कुछ ऐसा छोटा मोटा मसला हो जाता है जिसकी वजह से सारे मसले आपके पास पूरा कनेक्शन बंद हो जाता है। तो सारे कनेक्शन आपके पास बिल्कुल टाइटली फिक्स हो। और वायर पे आपके पास जो है वो रस्ट ना हो, रस्टी वायर्स यूज नहीं करनी। अच्छा, तो हम प्रिकॉशंस लिख रहे थे, एक तो हमारे पास जो है वो कनेक्शंस बिल्कुल फिक्स टाइट होने चाहिए। और अगर कोई रस्टी वायर है या थोड़ा बहुत भी कहीं वायर पे आपको रस्ट नजर आता है, तो उसको आप सैंड पेपर जो है वो आपके पास apparatus में इसलिए लिखा होता है कि सैंड पेपर से आप उसको थोड़ा सा फ्रिक्शन के थ्रू आप उसको थोड़ा शार्प कर लेते हो, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी कोई और मटेरियल या कोई और सब्सटेंस उस पर स्टिक हो गया हो तो वो भी साफ हो जाए वहां से। तो उसके लिए आप सैंड पेपर यूज करते हो, तो सैंड पेपर का यूज ये होता है, क्योंकि वायर जो है वो वहाँ पर कंटिन्यूअसली रखी हुई होती है, और कभी कभार ऐसा होता है हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बैटरी के साथ वायर लगी होती है, तो बैटरी के वो चार्जेस उसमें से पास हो रहे होते हैं, वायर किसी से भी कनेक्ट नहीं होती, तो वो ऐसे ही आपके पास चार्जेस बिला वजह कंज्यूम हो रहे होते हैं, और वो वायर पे आपके पास फिर वो रस्ट रह जाता है थोड़ा बहुत। तो उस चीज़ को रिमूव कर लेना है। उसके अलावा ईएमएफ जो होगा, तो कभी कभार इस किसी भी टाइम पे इसका ये लैगिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, खैर बाकी जो है वो एक इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो ईएमएफ होगा, अब इसमें हमारे पास जो है वो आप ईएम, डिक्रीज कर दिया अगर ऐसे इशू हो रहा है, हम लिख लेते हैं। अच्छा चलो ये वाले पे लिख देना, मैं सेंड भी कर देता हूँ। तो आपके पास जो ईएमएफ होगा सेल का, क्योंकि नॉर्मली इसमें ना हमें कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है, ना इसमें पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आपके पास ईएमएफ कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हाफ डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो और पता चले पीछे से किसी ने पावर सप्लाई लगी हुई थी या सेल का पूरा सेट था उसमें से वोल्टेज ऊपर नीचे हो गया और हम वहाँ पे रीडिंग बस नोट कर रहे हैं। तो ईएमएफ जो होता है सेल का, वो कांस्टेंट होना चाहिए इसमें, सेल या बैटरी जो भी यूज कर रहे हो वो कांस्टेंट हो। और आपके पास कोई वायर डैमेज ना हो, रस्टी ना हो, कनेक्शन टाइट हो, आपके पास फिक्स हो बिल्कुल। और
रेजिस्टेंस बॉक्स में सारी कीज फिक्स हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके पास है, ये ऐसी हैं कि मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाले में इसको लिख सकते हो, जहाँ आपको जो अपैरेटस नजर आए उसको देखकर आपने वो उसका प्रिकॉशन लिख लिया। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होंगे, कोई एक आया तो आया, दो आए तो आए, वरना इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। और नॉर्मली इसमें ये होता है कि आपके पास अगर प्रिकॉशन नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सो इसमें ये होता है कि अब जिस तरह यहाँ पर आपके पास है कि आप इसको हाफ डिफ्लेक्शन क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्यों यूज करते हैं। अब इसमें हाफ डिफ्लेक्शन इसलिए यूज करते हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पर आप एक शंट रेजिस्टेंस यानी एक लो रेजिस्टेंस भी यूज कर रहे हो। नॉर्मली अगर आप सिर्फ हाई रेजिस्टेंस यूज करो, तो हाई रेजिस्टेंस में तो आपको फुल वोल्टेज वहाँ पे, मतलब एक रेजिस्टेंस पे आपको फुल डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, लेकिन हम उसको हाफ इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारे पास एक और रजिस्टर वहाँ पर लगा होता है नीचे, शंट रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से जो है वो डिफ्लेक्शन हाफ हो जाती है जैसे आप उसे ओपन करते हो। क्योंकि नॉर्मली प्रैक्टिकल अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद हो, वरना वीडियोस तो आप लोग देख ही रहे हो, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे आप पहली की कनेक्ट करते हो बड़े उसकी रेजिस्टेंस बॉक्स की, तो वो एक डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। जैसे शंट रेजिस्टर में से आप एक और निकालोगे की, या उसमें आप कनेक्शन उसका कंप्लीट करोगे सर्किट के साथ, डिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगी। तो जो डिफ्लेक्शन हाफ होती है वो बेसिकली शंट रेजिस्टेंस की वजह से होती है, इसलिए इस प्रैक्टिकल को हम हाफ डिफ्लेक्शन कहते हैं। कुछ पूछ रहे हो? क्या हुआ, क्या पूछना, इतनी टेंशन में क्यों? और कोई क्वेश्चन? हेलो, और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, चलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, दो क्वेश्चन। अच्छा, शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? अच्छा, शंट रेजिस्टेंस आपके पास जो जर्नल में लिखा हुआ होगा, तो आप जो बॉक्स बनाते हो एस के नाम से, बेसिकली शंट रेजिस्टेंस, जब आप बहुत स्मॉल वैल्यू यूज करते हो या वेरी बहुत आपके पास लो वैल्यू हो रेजिस्टेंस की। अच्छा, तो बस शंट रेजिस्टेंस का इतना सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो है वो स्मॉल वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, उस स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को आप शंट रेजिस्टेंस कहते हो। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत स्मॉल या बहुत लो हो, उसको आप सिंपल शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा सर, आपका आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, एक काम ये करो, एक मिनट।